नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कल से यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 की टेस्ट सीरीज शुरू की है और इसके अंतर्गत आज जो हम टेस्ट पेपर लेके आए हैं वो दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 2 है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है मित्रों, ये इतिहास पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और जो पहला पेपर था वो आपका पॉलिटी यानी अर्थ भारतीय राज्य व्यवस्था पर बेस्ड था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दुर्ग शहर के पूर्वी भाग में स्थित था और निचले शहर से बड़ा था। कालीबंगा और लोथल दोनों में अग्नि वेदिकाओं के साथ मिले हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास हिंदुस्तान यानी भारत के पश्चिमोत्तर भारत में विकसित हुई थी। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि हड़प्पा शहर पूर्वी भाग में स्थित था और निचले शहर से बड़ा था, ये बात बिल्कुल सही है। दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी। और पूर्वी भाग में उसका दुर्ग था जो ऊंचे टीले पर बना हुआ था। दूसरा कथन क्या है? पश्चिमी भाग में दुर्ग जो था वो पूर्वी भाग में नहीं, बेसिकली पश्चिमी भाग में स्थित था। कहां पर था? पश्चिमी भाग में। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कालीबंगा और लोथल दोनों में अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अग्नि वेदिकाएं यानी हवन कुंड के आकृति के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो कथन नंबर 2 हमारा सही है। तो स्टेटमेंट बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? महाप्रजापति गौतमी, खेमा, पुन्ना, यशोधरा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म शुरू किया था और इसके आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा में आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग द्वारा दुख का निवारण और निर्वाण प्राप्ति की बात की थी, ठीक है। और उन्होंने अपनी मौसी यानी महाप्रजापति गौतमी को पहला बौद्ध भिक्षुणी बनाया था। यानी ऑप्शन कौन सा होगा सही? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म ग्रंथ, मठवासी व्यवस्था के नियम, सुत्त पिटक बुद्ध की शिक्षाएं, अभिधम्म पिटक बुद्ध के जीवन का विवरण। तो यहां पर यदि हम बात करें कि बौद्ध धर्म विषय वस्तु विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या बुद्ध के जीवन का विवरण, तो विनय पिटक जो है उसमें ये अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें इन पिटकों से प्राप्त होती हैं। और यहीं पर अगर हम देखेंगे कि इससे क्या मिल रहा है तो आपको ज्यादा सीख समझ में आएगा, ठीक है। तो 3 पिटक हैं, ठीक। तो इन 3 पिटकों को 3 टोकरियां कहा जाता है, ठीक है। और इनमें क्या क्या है यदि हम इसको बात करें तो जो विनय पिटक है जो पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है, इसमें मठवासी समुदाय को नियंत्रित करने वाले नियम बताए गए हैं। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सुत्त पिटक में अगर हम बात करें तो सुत्त पिटक क्या कह रहा है? नैतिक नियम यानी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बात की गई हैं। ये बात बिल्कुल बात यहां भी सही है। अभी धम्म पिटक के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, बौद्ध की शिक्षाओं का विस्तृत दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विवरण इसमें मिलता है, यानी शिक्षा इसमें मिलती है। यहाँ बुद्ध की शिक्षा है या बौद्ध धर्म की शिक्षा है, न कि बौद्ध के जीवन का विवरण। यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें से कितने सही हैं? पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूपों का निर्माण मूलतः बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए किया गया था। 2 स्तूप निर्माण की परंपरा बौद्ध कला के काल से पहले की है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारत में स्तूप निर्माण के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, स्तूप निर्माण मूलतः बौद्ध धर्म के अवशेषों को रखने के लिए बनाया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के अवशेषों या फिर ये कहो उनके शरीर के भागों, उनके द्वारा यूज की गई
वस्तुओं को ऊपर बनाया गया जो भवन होता है उसे स्तूप कहा जाता है। और यहीं पर अगर हम देखें तो बुद्ध के अवशेषों पर, यानी जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, दांत हो गया, हड्डी हो गया, ठीक है, तो यानी ये बात बिल्कुल सही है। परंपरा बुद्ध काल के पहले की है, ये बात बिल्कुल सही है। बुद्ध काल के पहले से भी कई राजा महाराजा, ठीक है, अपने पूर्वजों के अवशेषों को संचित कर कर उनके ऊपर बिल्डिंग इमारत बनाते थे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारत में इसका प्रचार किया, ये बात बिल्कुल सही है। यानी तीनों बातें यहां पर सही होंगी और ऑप्शन डी हमारा यहां पर तुरंत ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसे देखते हैं। धर्मशास्त्रों के वर्णों के लिए निर्धारित कर्तव्यों और भूमिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? पहला, ब्राह्मण मुख्य रूप से वेदों के अध्ययन के और अध्यापन के लिए उत्तरदायी थे। उन्हें दान प्राप्त करने तथा यज्ञ करने का अधिकार था। दूसरा, क्षत्रियों से न्याय करने, युद्ध करने और लोगों की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन उन्हें वेदों का अध्ययन करने की मनाही थी। तीसरा, वैश्यों के व्यापार और कृषि में भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन वे यज्ञ हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार थे। चौथा, शूद्रों को भूमि के स्वामित्व से स्पष्ट रूप से वंचित किया गया था तथा उन्हें उच्च वर्णों की सेवा करने की भूमिका सौंपी गई थी। यानी कुल मिलाके ये जो बात की गई है, ये धर्मशास्त्र में वर्णों, यानी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में सोसाइटी को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिस क्रम में मैंने आपको बताया है, इसी क्रम में उनका समाज में स्थान भी था। सबसे उच्च स्थान पर ब्राह्मण थे, ये कहा जाता है ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय वहां से पैदा हुए हैं और आपके वैश्य उदर से पैदा हुए हैं और शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं। यानी उनकी उत्पत्ति इस प्रकार बताई गई थी और उसी प्रकार से उन्हें कार्य भी सौंपा गया था। शिक्षा का कार्य ब्राह्मणों का, रक्षा का कार्य क्षत्रियों का, उधर वैश्यों का व्यापार से निर्मित और शूद्रों का इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। ठीक है, अब जरा यहां पर देखते हैं, ब्राह्मण मुख्य रूप से वेदों के अध्ययन अध्यापन के लिए उत्तरदायी थे, उन्हें दान प्राप्त करने, यज्ञ करने का अधिकार था। ये बात मैंने जैसे कि आपको बताई बिल्कुल सही है। क्षत्रियों को न्याय करने, युद्ध करने, लोगों की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन उन्हें वेदों के अध्ययन करने की मनाही थी। ये तो बात सही है, लेकिन वेदों के अध्ययन की मनाही नहीं थी, वेदों का अध्ययन कर सकते थे, तो यहां पर इसलिए ही गलत हो गया। वैश्यों को व्यापार कृषि में भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन यज्ञ हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। शूद्रों को भूमि स्वामित्व स्पष्ट रूप से वंचित किया गया था और उन्हें 3 उच्च वर्णों की सेवा करने की भूमिका सौंपी गई थी। भूमि के स्वामित्व से स्पष्ट रूप से वंचित किया गया था ऐसा नहीं है, ये ऐसा दासों के टाइम पे बाद में किया गया था। तो यहां पर ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा हमारा गलत है और दूसरा हमारा गलत है, पहला तीसरा सही है। ऑप्शन में जाएंगे तो डी यहां पर दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है 6, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक भारतीय समाज में गृहपति की भूमिका का सबसे सटीक रूप से वर्णन करता है? यज्ञ करने के लिए जिम्मेदार एक धार्मिक नेता, एक परिवार का मुखिया जो भूमि, श्रम और न्याय अन्य संसाधनों का नियंत्रण रखता था, किसानों से कर वसूलने का प्रभारी एक स्थानीय गवर्नर, राजा के दरबार का एक सदस्य जो कूटनीति के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो क्या होगा? यज्ञ करने के लिए जिम्मेदार एक धार्मिक नेता, एक परिवार का मुखिया जो भूमि, श्रम और न्याय अन्य संसाधनों को नियंत्रण रखता था। भारतीय समाज में गृहपति यानी गृह का स्वामी यानी परिवार का मुखिया होता था, बिल्कुल बात सही है। ये ऐसा वर्णन हमारे ऋग्वेद में किया गया है और ये सीधी लाइन दी गई है वहीं से, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है 7? आरंभिक भारत में भूमि अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि अनुदान मुख्यतः ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। अधिकांश भूमि अनुदानों को दर्ज करने के लिए ताम्र पत्रों का उपयोग किया गया। महिलाओं के पास भूमि स्वामित्व या दूसरों को जमीन देने की कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही
हैं। तो यहाँ पे कथन बताने हैं, कौन से कथन सही है मित्रों। तो जरा देखते हैं, आरंभिक भारत में भूमि अनुदान, तो भूमि दान दी जाती थी, राजा महाराजा देते थे, गृहपति देते थे। तो किन्हें मिलती थी? ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था, बिल्कुल बात सही है। अधिकांश भूमि अनुदानों को दर्ज करने के लिए ताम्रपत्रों का प्रयोग किया जाता था, ये भी बात सही है। महिलाओं के पास भूमि का स्वामित्व या दूसरों की जमीन को देने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यदि हम इस पर बात करें, महिलाओं से संबंधित ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी की बेटी प्रभावती गुप्ता भूमि की स्वामी थी और उन्होंने इसे दान भी दिया था। तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त के समय हमें ये बात मिलती है प्रभावती की पुत्री के संबंध में, तो ये बात यहाँ पर ये गलत हो जाएगी। तो दो बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा समाधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृतकों को अक्सर सोने और चांदी सहित विलासितापूर्ण वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था। ईंटों से बने भवन के बने समाधानों की उपस्थिति संभावित सामाजिक भिन्नताओं को संकेत देती है। समाधानों में सामान्यतः मृद भांड और आभूषण पाए जाते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, मृतकों को सोने चांदी के नहीं बल्कि जो जरूरत के सामान होते थे उनको साथ लेकर दफनाया जाता था, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। ईंटों से बने समाधानों की उपस्थिति संभावित सामाजिक भिन्नताओं को संकेत देती है, ये बात बिल्कुल सही है। किसी के भवन, किसी के समाधान काफी भव्य बनाए जाते थे, बढ़िया ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, समाधानों में सामान्यतः मृद भांड आभूषण पाए जाते थे, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 और 3 सही होंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? इसे देखते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों में की कृषि प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं और जौ आमतौर पर उगाए जाते थे। हड़प्पा वासी व्यापक नहर प्रणालियों के माध्यम से सिंचाई करते थे। कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो गेहूं और जौ आमतौर पर उगाए जाते थे, ये बात बिल्कुल सही है। हड़प्पा वासियों में व्यापक नहर प्रणालियों का उपयोग के माध्यम से सिंचाई करते थे। कालीबंगन जोते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। कालीबंगा व्यापक नहर प्रणाली का माध्यम से सिंचाई करते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। नहरें नहीं, नदी के माध्यम से सिंचाई होती थी, तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर गलत होगी। जबकि कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कितने? 1 और 3 सही है। कहाँ पे मिलेंगे? बी में मिलेंगे, और ये हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है 10? चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिना किसी उच्च सीमा निर्धारण को यह राजनीतिक दलों के कॉरपोरेट फंडिंग की अनुमति देती है। इसने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त अंशदान को विवरण भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत योजना के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो चुनावी बॉन्ड के बारे में जानते हैं कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में चुनावी बॉन्डों के रूप में बात की थी, जिस सुप्रीम कोर्ट ने नकारा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रश्न चिन्ह लगाया है चुनावी बॉन्डों पर। तो यदि हम यहाँ पर देखें, बिना किसी उच्च निर्धारण से यह राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट फंडिंग की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। इसने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त अंशदान का विवरण भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया, नहीं दिया, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। 19 सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार के उल्लंघन असंवैधानिक घोषित कर दिया है, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो 1 और 3 सही होंगे, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है 11? जरा देखें। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और अनुच्छेद, न्यायिक समीक्षा 131, सलाहकार क्षेत्राधिकार 143, मूल अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 226। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं न्यायिक
सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये राष्ट्रपति के सलाहकार क्षेत्राधिकार है। न्यायिक समीक्षा, ठीक है। तो यदि हम इसमें आगे देखें कौन से ऑप्शन सही होंगे, न्यायिक समीक्षा के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 131 है वो केंद्र राज्यों के बीच राज्यों के विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के रूप में प्राप्त है, न कि न्यायिक समीक्षा के लिए, ठीक है, राज्यों के विवाद के लिए है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये बात बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। मूल अधिकारों का संरक्षण, हाई कोर्ट द्वारा 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है, यह सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो ये मूल अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, ये जो अनुच्छेद है वो हाई कोर्ट के अंतर्गत है, तो ये भी गलत। इतने सही हैं, केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था, ओके। तो नालसा का गठन 1987 में हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। यह केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों को निःशुल्क विधिक सहायता कहता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। यह दिव्यांग महिलाओं, व्यक्ति हिरासत में लिए गए, मानव तस्करी से रिलेटेड लोगों को भी है, केवल इनके लिए ही नहीं है, ठीक है। लोक अदालत नालसा द्वारा प्रवर्तित एक प्रमुख विवाद समाधान केंद्र है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 सही होगा, जहां मिले वहां मार दो, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है? 46, 48, 49 और 50। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण की बात करता है? तो आर्टिकल 50 जो है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्या कह रहा है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे विश्व का सबसे कम भ्रष्ट देश है। वर्ष 2023 180 देशों में भारत का 93 स्थान प्राप्त किया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे ईमानदार देश के बारे में, यदि हम बात करें तो सबसे ईमानदार देश विश्व में जो है वो नॉर्वे नहीं बल्कि डेनमार्क है। क्या है? डेनमार्क। उसके बाद फिनलैंड का नाम आता है, तो ये यहाँ पर गलत, बल्कि ये दोनों बातें बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी यहाँ भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। नेबरहुड फर्स्ट नीति यानी NFP संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेबरहुड फर्स्ट नीति NEFP अवधारणा वर्ष 1947 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना था। यह बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण पर बल देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त कथनों में से एक भी कथन यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि नेबरहुड पॉलिसी 2008 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2008 में, न कि 1947 में, ठीक है। और इसके अलावा और अगर हम बात करें, इसे सहयोग, क्षेत्रीकरण, एकीकरण को मजबूत करने के लिए किया गया था। नीति गैर पारस्परिक दृष्टिकोण पर जोर देती है, जिसका अर्थ है भारत अपने पड़ोसी देशों विश्व रूप से छोटे देशों के साथ समान रिटर्न की उम्मीद किए बिना सहायता करेगा, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, असम और मणिपुर कितने राज्यों की सीमा म्यांमार से साझा है? तो यहाँ पर यदि हम भारत के राज्यों की सीमा बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश,
मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो ऑप्शन सी मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है। ठीक, इसकी सीमा नहीं लगती है, ठीक है, इसकी सीमा नहीं लगती है। तो 135 यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है 17? इसे देखते हैं। हाई एम्बिशंस कोलिएशन फॉर नेचर एंड पीपल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है जरा देखते हैं। प्रकृति संरक्षण और जैव विविधता सुरक्षा के प्रयासों को गति देने के लिए इसका नेतृत्व अमेरिका द्वारा किया गया था। इस कोएलिशन का लक्ष्य 2030 तक विश्व के कम से कम 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित करना है। भारत हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल का सदस्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस कोएलिशन का लक्ष्य 2030 तक विश्व की कम से कम 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित करना है। भारत हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल का सदस्य है। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम कथन के बारे में बात करें तो पहला कथन गलत है, बल्कि ये दोनों कथन सही हैं। अब पहला कथन क्यों गलत है ये भी समझ लीजिए। हाई एम्बिशन कोएलिशन नेचर एंड पीपल की शुरुआत फ्रांस के कोस्टा रिका द्वारा की गई थी, ठीक है, और यहाँ पर ऐसी कोई बात अमेरिका द्वारा नहीं की गई है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अमेरिका नहीं, इट इज फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यूएसए, यूएई, भारत, फ्रांस और इंडोनेशिया। इसमें देखना क्या है जरा इसमें देखते हैं। भारत उपरोक्त में से कौन से देश यूएफआई ट्राइलेटरल के सदस्य हैं? 1 3 4, 1 4 5, 2 3 4, 2 4 5। ट्राइलेटरल के बारे में यदि हम बात करें तो इसके सदस्य यूएई हैं, ठीक है, अमेरिका के छोड़ के सारे हैं, यानी 2 3 4, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है 19? ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल मुख्य रूप से संदर्भित है ब्रिक्स देशों के बीच सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान, केंद्रीय बैंकों के बीच साइबर खतरों संबंधी सूचना के आदान प्रदान का सुगम बनाना, परमाणु ऊर्जा सुरक्षा के संबंधित जानकारी साझा करना, वार्षिक बैठकों और उनके विषयों पर बारे में विवरण साझा करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी और बात बिल्कुल सही है? तो ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मुख्य केंद्रित है केंद्रीय बैंकों के बीच साइबर खतरों से संबंधित सूचना का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SASEC संक्रियात्मक योजना 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रण के साथ SASEC साझेदारी के रणनीतिक लक्ष्यों को रेखांकित करती है। एशियाई विकास बैंक के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसमें म्यांमार भी सदस्य राष्ट्र के रूप में शामिल है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो कौन सी बातें सही होंगी? तो ये दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग से संबंधित ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पश्चिम अफ्रीकी राज्यों में आर्थिक समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसकी स्थापना लागोस संधि के माध्यम से की गई थी। इसका मुख्यालय अकारा घाना में है। भारत को वर्ष 2004 में इस निकाय के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही विकल्प क्या है, तो यहाँ पर इसका मुख्यालय अकारा में के घाना में नहीं, बल्कि इसका मुख्यालय अबुजा में है। कहां पर है? अबुजा। और अबुजा कहां पर है मित्रों? नाइजीरिया में है। कहां पर है? नाइजीरिया। तो यहां पर ये बात गलत, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन 1 और 3 यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर।
निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी। उपरोक्त में से कौन से देश बाइमर ट्रायंगल में शामिल हैं? बाइमर ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से बाइमर ट्रायंगल में फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड एक क्षेत्रीय समूह है जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में। तो कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2, 4, 5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ के मिशन एयरस्पाइक्स के प्राथमिक उद्देश्य है? ईरानी समर्थित हूती हमलों के से लाल सागर में जहाजों की रक्षा करना, भूमध्य सागर में व्यापार मार्गों की निगरानी करना, अरब सागर में मत्स्यन को विनियमित करना और लाल सागर क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर है ईरान समर्थित हूती हमलों से लाल सागर के जहाजों की रक्षा करना। ये मिशन एस्पाइक्स है जो कि शुरू किया गया था यूरोपीय संघ द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ग्रे जोन वारफेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सामान्य अर्थ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रत्यक्ष संघर्ष और शांति के बीच मौजूदा एक अस्पष्ट नीति है। इसमें अक्सर साइबर हमले, दुष्प्रचार अभियान और आर्थिक दबाव शामिल होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक न दो। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बातें सही होंगी? ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ग्रे जोन वेलफेयर से संबंधित ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसी संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास को डिजाइन किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लॉर्सन एंड टर्बो, वैमानिक विकास प्रतिष्ठान और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड। तो ये जो किया गया है ये हाई स्पीड एक्सीडेंटल एरियल टारगेट अभ्यास की रक्षा अनुसंधान के अंतर्गत ये किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन सी, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 पर। चलते हैं 26 पर। क्या कह रहा है 26? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना RUVP पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विशेष रूप से PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए निर्मित किया गया है। इसका शुभारंभ वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित पायलट जिलों में महिलाओं को कम से कम 40% भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात यहाँ पर सही है? तो मित्रों यहाँ पर अगर हम देखें तो विशेष रूप से PM स्वनिधि योजना ये बिल्कुल सही है। शुभारंभ वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया था कौशल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये गलत और तीसरा भी हमारा यहाँ पर सही है। तो यानी 1 और 3 यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन में देखते हैं कहां पर मिलते हैं 1 और 3। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है? प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण SAT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत एक स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इस अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श से की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी 28। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ASI जारी करता है? वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है 29? इसे देखते हैं। संगम डिजिटल ट्विन्स पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आवासन शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पहल डिजिटल ट्विन प्रौद्योगिकी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G के साथ जोड़ती है। इसे बुनियादी ढांचे की योजना में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो केवल पहला गलत, दूसरा सही, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। संगम जो है वो डिजिटल ट्विन पहल दूरसंचार
विभाग की है न कि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। शहरी नहीं, दूरसंचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी इसके द्वारा शुरू किया गया था, न कि शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की स्थापना विश्व व्यापार संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का विकास करना है। कोडेक्स मानक विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही होगी। तो यहाँ पर जो बात सही है वो कोडेक्स एलिमेंटर आयोग की स्थापना विश्व व्यापार संगठन द्वारा नहीं बल्कि WHO और खाद्य संगठन द्वारा हुई थी। ठीक है, इसके द्वारा नहीं बल्कि WHO और कृषि संगठन के द्वारा हुई थी, यानी पहली बात गलत। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कोडेक्स मानव विकास व्यापार संगठन WTO के सभी सदस्य कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो यह हालांकि कोडेक्स कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, वे स्वैच्छिक हैं और सदस्य देशों के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। ठीक है, स्वैच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है, स्वैच्छिक है। तो ये भी बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है 31? पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए NBS नीति 2010 में शुरू की गई थी और इसे वित्त वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। इसे उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO 1985 के अंतर्गत तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी किया गया है। NBS यूरिया सहित सभी प्रकार के उर्वरकों पर लागू होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से किसानों के रियायती दरों में ये बात बिल्कुल सही है और इसे उर्वरक नियंत्रण 1985 में किया गया था, ये भी सही है। सभी प्रकार के उर्वरकों पर लागू है, ये बात सही नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस स्मार्ट शहर ने दिसंबर 2023 तक अपनी 100% परियोजनाओं को पूरी कर ली हैं? पुणे, सूरत, जयपुर, मदुरई। तो ये किसने पूरा कर लिया? अगर इसमें हम बात करें तो इसे पूरा कर लिया है मदुरई ने, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है 33? इसे देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन केंद्र क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को जल कृषि बीमा के मूल रूप में सुधार के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस योजना के 50% वित्त पोषण सार्वजनिक वित्त से की आएगा। इसमें विश्व बैंक और फ्रांसीसी विकास एजेंसी जैसी बाहरी एजेंसियां भी शामिल होंगी। यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2029-30 तक 6 वर्षों की अवधि में केवल तटीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त कथनों में से यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन क्या हैं? हमारे बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बीमा, रक्षा, अंतरिक्ष। उपरोक्त में से कितने क्षेत्रों में भारत में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अगर हम बात करें 100%, तो ये अंतरिक्ष में 100% FDI दी गई है। ठीक है, किसमें दी गई है? केवल अंतरिक्ष में। रक्षा और बीमा में अभी नहीं दी गई है, तो ये बात बिल्कुल सही है, केवल एक। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है 35? कथन एक, हड़प्पा सभ्यता उन्नत नगरीय नियोजन प्रणाली थी। बिल्कुल सही है। हड़प्पा शहरों में जल निकासी व्यवस्था का अभाव था, जिसके कारण अक्सर जल अभाव होता है। ये बात निहायत गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल ही इन्होंने गलत लिखी है। तो दूसरा कथन गलत, पहला कथन सही। ऑप्शन जाए 1 सही 2 गलत, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर।
क्या है 36, इसे देखते हैं। हड़प्पा स्थल हैं और निम्नलिखित युग्मों पर विचार। साइट और महत्व, जहाज बनाने का स्थान लोथल, सबमरीन, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऐसा मिला है, ठीक है। दूसरी बात, कालीबंगा जुता हुआ खेत, बिल्कुल सही। धौलावीरा जल भंडार, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है 37, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में मवेशियों को धन का प्रमुख साधन माना जाता था। ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः स्थायी कृषि पर निर्भर था। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, कथन 2। मवेशियों को धन प्रधान साधन माना जाता था, अगर ये बात हम कहें तो बिल्कुल सही है। स्थायी कृषि पर निर्भर था, स्थायी कृषि, ये बात बिल्कुल गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अपने लोगों के लिए धम्म की एक नैतिक दिशा निर्देश को बढ़ावा दिया, ये बात बिल्कुल सही है। अशोक के धम्म को उसके प्रशासक द्वारा बलपूर्वक लागू किया गया था, नहीं, बलपूर्वक लागू नहीं किया गया था, केवल एक सही दूसरा गलत। तो यहाँ पर कथन एक सही दूसरा गलत, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्य पूंजी, चोल, पुहार, पांड, मदुरई, चेर, वांची, ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर यदि राजधानियों के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सभी चोल, पूंजी, पुहार, पांड्या, मदुरई, चेर, वांची, तीनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है 40, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में विज्ञान, साहित्य, कला में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही, किंतु कथन 2 गलत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? तो मित्रों, यहाँ पर कथन 1 और बिल्कुल सही है, कला साहित्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या है? अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मुख्यतः प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। कुछ शिलालेख ग्रीक और आरामी अरबी भाषा में लिखे गए थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, और आरामी नहीं है, अरबी भाषा होगा ये, ठीक है, या अरमाइक होगा, ठीक, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। प्लासी की लड़ाई 1757 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण में शुरुआत थी। नवाब की सेना के कमांडर मीर जाफर ने युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षेत्रीय शक्तियों का से कोई महत्वपूर्ण प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही होगी, ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तीसरी बात गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। हड़प्पा नीति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया था। हड़प्पा नीति बिल्कुल सही है। इसने भारतीय शासकों को दत्तक उत्तराधिकार से वंचित कर दिया, ये भी सही है। इसी सिद्धांत को लागू करके झांसी पर कब्जा किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किसने कहा निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? अगर हम यहाँ पे भी बात कर दें, इसके बाद इन्होंने हरिजन पत्रिका भी प्रकाशित की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है 45, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में किस नेता ने केरल में बाइकॉम सत्याग्रह शुरू किया था? तो सी राजगोपालाचारी, ई.वी. रामास्वामी नायकर, के केलप्पन और महात्मा गांधी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये शुरू किया था के केलप्पन ने। किसने? के केलप्पन ने, ठीक है। और ये के केलप्पन केरल के गांधी के रूप में विख्यात थे, ये भी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 46। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाई प्रेस की स्वतंत्रता को दबाना था। इस अधिनियम से अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों को छूट दी गई थी। इस अधिनियम से 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की स्वीकृति को चिन्हित किया, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, इसे पृथक निर्वाचन मंडल की मांग प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पर यदि हम सबसे सटीक आंसर पे जाएंगे तो ए और बी में से कोई एक होगा, और यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन, पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन को नेतृत्व किया? महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, ईवी रामास्वामी नायकर, के कामराज। तो ये शुरू किया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 'असहयोग आंदोलन 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। मार्च 1922 में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। चोरी चोरा की घटना के बाद आंदोलन अचानक वापस ले लिया गया। तो ये असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जो ये बातें हैं, ये सारी बातों में से आंदोलन रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की प्रतिक्रिया के शुरू किया गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, जबकि ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है? ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी समूह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी। तो ये संस्थापक हैं। तो अनुशीलन समिति के बारे में यदि हम बात करें तो अनुशीलन समिति सतीश चंद्र द्वारा शुरू की गई थी। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह बटुकेश्वर, सोशलिस्ट रिपब्लिक अजय घोष ने भगत सिंह द्वारा की गई थी। गदर पार्टी, ये दोनों सही हैं, 1 और 3, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या कह रहा है? रोलेट एक्ट 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने सरकार को राजद्रोह से संदिग्ध व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने की अनुमति दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड इस अधिनियम के विरोध में प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हुआ। व्यापक विरोध के बाद इस अधिनियम को तत्काल निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे सही बात होगी ऑप्शन 1 और 2, और ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्या कह रहा है 52, उसे देखते हैं। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, पश्चिमी शैली की शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम शिक्षा का आधुनिकीकरण, भारत में मुसलमानों के लिए राजनीतिक पार्टी की स्थापना, ब्रिटिश शासन में से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करना। तो सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा, बिल्कुल गलत। पश्चिमी शैली की शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम शिक्षा का आधुनिकीकरण, यही बात बिल्कुल सही है। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी पहले की गई थी, फिर उसके बाद AMU की स्थापना की गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, ने भारत शासन के निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन पेश किया? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, नमक कर का उन्मूलन, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, प्रांतों में लिए पूर्ण स्वतंत्रता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या सही है? तो मुसलमानों के लिए मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तौर पर इसे जाना जाता है। ठीक है, यही किया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट 54। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 का उद्देश्य था सीमित राजनीतिक रियायतें देकर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करना, भारतीय नेताओं को तत्काल सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव और पूर्ण शासन स्थापित करना, भारत को अविलंब पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, भारत में संघीय ढांचा स्थापित करना तथा उसमें
भारतीय प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त हो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात बिल्कुल सही होगी? सीमित राजनीतिक रियायतें देकर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। इसने प्रांतीय और केंद्रीय दोनों विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक का प्रस्ताव रखा। इसने संपत्ति कर या शिक्षा के अधिकार पर सीमित संख्या में लोगों का मताधिकार प्रदान किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से सरकार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, ये बात बिल्कुल सही है। केंद्रीय दोनों विधानमंडल मुसलमानों की, ये बात बिल्कुल गलत है। मुसलमानों का 1909 में ही हो गया था। दूसरे संपत्ति कर शिक्षा, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहा है 56? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? ग्रीन बॉन्ड बाजार का विकास, अवार्ड आधारित खातों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण, मुद्रास्फीति से जुड़े सॉवरेन बॉन्ड की शुरुआत, भारत के बॉन्ड बाजार की तरलता बढ़ाने के लिए उपयुक्त में से कितने उपाय प्रस्तावित किए गए हैं? तो ये उपाय प्रस्तावित किए गए हैं तीनों। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसने भारत से 1917 में चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी? अनुग्रह नारायण सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनी बेसेंट। तो चंपारण में सबसे ज्यादा भूमिका अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा निभाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रगति के अध्ययन करने के लिए की गई थी। भारतीय नेताओं ने आयोग का स्वागत किया था। इसका परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया नेहरू रिपोर्ट के मसौदा तैयार की गई थी। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है, क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया था, न कि इसका स्वागत किया था। क्या किया था? विरोध किया था। तो पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत, क्योंकि स्वागत नहीं हुआ था। और इसी के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में भारतीय महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। ब्रिटिश ने आंदोलन को कमजोर करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति को इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कथन हैं। अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में कौन पूर्ण समझौता से परिणाम था? अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान, प्रांतीय विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, दलितों के लिए पृथक प्रांत की स्थापना, ब्रिटिश संसद में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व। तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। प्रांतीय विधानसभाओं में एससी को इसमें रिजर्वेशन दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। इसने भारत के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने का प्रस्ताव किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर कथन पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। हंटर आयोग 1882 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारत में शैक्षिक नीतियों की समीक्षा करना था। सही है। इसने प्राथमिक शिक्षा के भारतीय स्थानीय भाषाओं की भूमिका बढ़ाने की सिफारिश की। इसने मिशनरी स्कूलों को अनुदान दिए जाने का विरोध किया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उपरोक्त में से पहला और दूसरा कथन सही है। मिशनरी स्कूल देने जाने का विरोध किया, ये बात नहीं, इन्होंने इसका सपोर्ट ही किया था। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है?
यह मस्तिष्क और बाह्य उपकरण के बीच सीधे संचार को सक्षम बनाती है। सही है, इसका उपयोग रोगों के उपचार और मानव संधानात्मक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या है 64, उसे देखते हैं। कार्टोसैट 2 उपग्रह श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से अनुप्रयोग संभव है। आपदा प्रबंधन, भूमि उपयोग मानचित्र, सीमा निगरानी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों बातें बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन खलीफा का समर्थन करना था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था। इसका मुख्य रूप से उत्तरी भारत के मुस्लिम नेतृत्वकर्ता शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2, 3, 3, 2 और 3 या 1। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका ऑप्शन होगा, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किसने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? महात्मा गांधी, CR दास और मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सुभाष चंद्र बोस। तो ये भूमिका जिसने निभाई थी उनका नाम है CR दास और मोतीलाल नेहरू। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और वो जेल चले गए थे चोरी चोरा के बाद, तो फिर इसके द्वारा ये किया गया था। निम्नलिखित में से कौन गांधी इरविन समझौते का परिणाम था? राजनीतिक कैदियों की रिहाई, डोमिनियन स्टेट्स की मांग स्वीकार करना, ब्रिटिश ने पूर्ण स्वतंत्रता का वादा किया, बंगाल का विभाजन को रद्द किया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर बात है राजनीतिक कैदियों की रिहाई। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। इसरो द्वारा प्रक्षेपित इनसैट 3DS उपग्रह का प्राथमिक उपग्रह क्या है? वह वन संसाधनों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। यह वास्तविक समय मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाता है। यह रक्षा निगरानी टोही अभियानों के समर्थन करता है। यह कृषि, मृदा और मानव चित्रण के संसाधनों का प्रबंधन करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर जो बात सही है वो बात है वास्तविक समय मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी की बात करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व शेयर बाजार बैंकिंग में भारत 2023 की उन्नति को सबसे सटीक वर्णन करता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार, कारोबार में सुगमता में सकारात्मक सुधार। नीचे दिए गए प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर के बारे में यदि हम बात करें तो सही उत्तर, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता थी? प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, पृथक निर्वाचन मंडल का उन्मूलन, संविधान सभा का गठन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय राष्ट्रीय नौसेना INA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन प्रारंभ मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस 1943 में INA का पुनर्गठन किया। INA का प्राथमिक लक्ष्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी हस्तियों के साथ करके भारत की स्वतंत्रता सुरक्षित करना था। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या कह रहा है 72? किस राजनीतिक नेता ने 1946 के नौसेना विद्रोह की सार्वजनिक रूप से आलोचना की तथा संयम बरतने का आग्रह किया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसने ऐसा किया था, तो ये किया गया था बाई महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। भारत 1946 में भारत के कैबिनेट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता में सहायक होना, भारत के संविधान निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तावित करना, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता स्थापित करना, रियासतों का शासन में सहायता करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर बात है भारत के संविधान निर्माण के लिए योजना प्रस्तावित करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर।
क्या है 74, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में 2 स्वतंत्र डोमेनियन भारत और पाकिस्तान का गठन का प्रावधान किया गया। इसने दोनों राज्यों के संविधान सभाओं को अपने अपने संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन क्या है, 1 और 2 सही है। कितना, 1 और 2, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए वर्ष 1930 में लंदन में बुलाई गई थी। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सियासतों के प्रतिनिधियों को में भाग लिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस सम्मेलन में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये बात बिल्कुल गलत है। इन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था। बाकी 1 और 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट 76 पर चलते हैं। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क के निम्नलिखित लाभों पर विचार कीजिए। रसद लागत में कमी, क्लस्टर आधारित विकास, वैश्विक बाजारों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा। उपरोक्त लाभों में से कौन से सही हैं? तो पीएम से रिलेटेड इसमें अगर हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा अनुप्रयोग संभव है? रोगों को शीघ्र पता लगाना, जलवायु में वास्तविक समय निगरानी, अंतरिक्ष अन्वेषण, उपग्रह निगरानी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 के संबंध में निम्नलिखित के बीच तनाव का उजागर किया गया। भारतीय सुधारक और ब्रिटिश मिशनरी न्यायिक प्राधिकार के संबंध में भारतीय न्यायाधीशों के ब्रिटिश अधिकारियों के बीच मतभेद, भारतीय जमींदारों और ब्रिटिश सरकारों के बीच कराधान को लेकर विवाद, रियासतें और ब्रिटिश क्राउन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किसका है? न्यायिक प्राधिकार के संबंध में भारतीय न्यायाधीशों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच मतभेद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन के संबंधता इसके पतन में उपयोगदान दिया गया होगा। साक्ष्यों के अनुसार आर्यों के आक्रमणों ने इसके विनाश की प्रमुख भूमिका निभाई। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कथन केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 80। ठीक है, आज कुछ जल्दी हो गए हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि अपलोड करने में बहुत दिक्कत हुई थी कल मित्रों। बौद्ध संगतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये तो कल भी कराया गया था क्वेश्चन। पहला प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी चतुर्थ कनिष्क। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बौद्ध संगतियाँ बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगति अगर नहीं लिखी है तो मैं यहाँ पर बता दूं वो अशोक के समय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य प्रारंभिक दक्षिण भारत को सामाजिक, आर्थिक और जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। संगम काल रोमन साम्राज्य के साथ व्यापक बाह्य व्यापार के लिए जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ऋग्वेदिक देवताओं में उनकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है? इंद्र वर्षा और बिजली का देवता है, ठीक है। अग्नि देवता, वरुण जल और वायुमंडलीय देवता है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो कौन कौन से देवता यहाँ पर सही हैं? तो ये सभी देवता अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाज में पशुपालन से कृषि प्राथमिक व्यवसाय के रूप में अपना लिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई इसमें डाउट नहीं है मित्रों। इस काल में कृषि उपकरण बनाने के लिए लोहे के व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही, दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त राजा चंद्रगुप्त महाराजा चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। ब्राह्मणों धार्मिक संस्थानों को दी गई अनुदान
कर मुक्त थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये भी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा की मोहरें टेराकोटा की बनी थी और उन पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेखित अंकित था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, टेराकोटा की नहीं बनी थी और उन पर ब्राह्मी लिपि यानी उसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। तो यहाँ पे लिपि से रिलेटेड है। अधिकांश मोहरें गैंडा, बैल, हाथ, सींग जानवरों को दर्शाई, ये बात बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्लेविक प्रौद्योगिकी की भूमिका में सबसे सटीक वर्णन करता है? उच्च गति डेटा स्थानांतरण, अंतरिक्ष अन्वेषण, कम घर्षण, उच्च गति परिवहन, स्वायत्त वाहन नियंत्रण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? तो ये तीनों बातें में सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चोल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि राजस्व का उपयोग किया। ओके। ग्राम सभाएं स्थानीय सिंचाई गतिविधियों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी थी। दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्या है 88? इसे देखते हैं। त्रिपक्षीय संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पाल राजपूत प्रतिहार शामिल थे। यह संघर्ष मुख्यतः एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र के पर नियंत्रण के लिए था। इसका कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, दोनों, एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों बातें बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मुगल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगलों ने ज्येष्ठाधिकार के अधिनियम का पालन किया, जिसके तहत सबसे बड़े पुत्र का उत्तराधिकारी विरासत में मिलता था। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? एक और दो, दोनों, एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं? केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अलाउद्दीन खिलजी बाजार सुधारों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सख्त बाजार नियंत्रण उपाय किया। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, इनके सुधारों का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के जीवन को सुधार लाना था। ऐसा नहीं है, आम जीवन के लोगों को सुधार की बात नहीं, इसमें मुख्य उद्देश्य आम लोगों के जीवन सुदृढ़ बनाना नहीं था। इसका मुद्रास्फीति से पैदा हुई अर्थव्यवस्था की हलचल को रोकना था। पहला सही, दूसरा गलत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या है 91? भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन ने कर्मकांड आधारित पूजा, जातिगत भेदभाव की अपेक्षा देवता के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर बल दिया। ये बात बिल्कुल सटीक तो लग रही है। बबीर, गुरु नानक जैसे संतों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन उत्तरी क्षेत्रों तक ही नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर आया ही था, दक्षिण टू नॉर्थ। ठीक है, ये बात गलत, एक और दो सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अकबर के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की, जिसमें अधिकारियों को सैन्य उत्तरदायित्व के आधार पर रैंक प्रदान की जाती थी। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, अकबर द्वारा लागू की राजस्व प्रणाली जब्ती कहा जाता था, जिसमें भूमि की माप। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकता प्रणाली भूमि राजस्व का उपयोग के रूप में उपयोगकर्ता दिल्ली सल्तनत में किया गया था। मुक्तियों की अपेक्षा की जाती थी, वे कानूनन व्यवस्था बनाए रखें, सुल्तान को सैन्य सहायता प्रदान करें। परिवारों में एकता अनुदान को उत्तराधिकार के रूप में प्रदान किया जाता था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या कह रहा है 94? शिवाजी के अधीन मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार, बताइए हमें भी। शिवाजी अष्टप्रधान नामक मंत्री पर सबसे अधिक प्रसन्न व्यवस्था स्थापना की। सही है। शिवाजी सैन्य सुधारों के स्थायी सेना और नौसैनिक बेड़े के स्वरूप शामिल किया। ये भी बात सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? उन्होंने भारत में एक समान मुद्रा प्रणाली शुरू की, राजस्व प्रणाली में सुधार किया गया। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जीटी रोड का निर्माण के लिए जिम्मेदार बंगाल उनके साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी से जोड़ता है। बिल्कुल। शेरशाह काल में भारत में मनसाधारी प्रणाली की स्थापना नहीं, अकबर के काल में हुई थी। कहां पर हुई थी? अकबर के काल में। ये गलत। और मनसबदारी अगर हम बात करें तो मंगोलों से ली गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं ई इंक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग डिजिटल रीडिंग उपकरणों
के लिए किया जाता है। ये डिस्प्ले स्पष्टता के लिए बैकलाइट तकनीक का निर्भर है। एलसीडी ओएलईडी डिस्प्ले की तुलना में अत्यधिक विद्युत खपत करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो तीसरी और दूसरी बात है, उपयोग रीडिंग के उपकरण में किया जाता है। यह डिस्प्ले स्पष्टता बैकलाइट तकनीक पर आधारित नहीं, यह अगर हम बात करें यह डिस्प्ले बैकलाइट उपयोग नहीं करते, इसके स्थान पर वे कागज के समान परिवेशी प्रकाश के परिवर्तन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये खपत कम करता है। ठीक, ये गलत है, तो केवल एक सही, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या कह रहा है 97? ट्रिपल डीप्लालिना क्या निम्नलिखित कथनों पर यह मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर समुद्री सतह के तापमान में लंबे समय तक ठंडे रहने को संदर्भित करता है? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका प्रभाव भारतीय मानसून प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, दोनों बातें सही हैं। वायु गुणवत्ता में सुधार 22-23 में शीत ऋतु, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति भारत के वन्य संरक्षण अधिनियम 72 के तहत सूचीबद्ध नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है मॉस्किटो फिश। ये सारी की सारी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में खबरों में रही पैट्रियट मिसाइल प्रणाली निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है? तो अगर हम बात करें तो ये संबंधित है आपकी यूएसए से। नेक्स्ट है और लास्ट है, आईएनएस संध्याक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला वेसल लॉर्ड एसबीएल जहाज है। ठीक है, यह जहाज युद्धकाल के आपात की स्थिति के दौरान अस्पताल जहाज के रूप में सेवा देने में सक्षम है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन मित्रों दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 2 सॉल्व किया है, जो कि आपके आगामी यूपीएससी एग्जाम को देखते हुए कराई जा रही सीरीज है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।